कहीं स्टेबलाइज हो रहे तो समझ जाओ कुछ खतरा है आगे। तो क्या मस्त बात बोली है, कैरी ऑन कैरी ऑन। जैसा पेपर आया और जितनी हमारी इंफॉर्मेशन है सराउंडिंग में स्कोर्स को लेकर, उसके अनुसार वी एक्सपेक्ट कि अभिजीत कोटा का नीट 2025 का हाईएस्ट स्कोरर है। अगर इतने सपोर्टिव टीचर नहीं मिलते तो मैं जिस पोजीशन पे आज बैठा हूँ या फिर जो मेरे स्कोर आ रहे हैं उतना आता। जो भी है टीचर्स की देन है। डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट रहा मेरी जर्नी में, मेरे को इस मुकाम पे पहुंचाने के लिए। कहीं ना कहीं दुख भी आ जाता है मन में कि यार अब स्कोर कम क्यों हो रहा है, अब तो पेपर पास आ रहा है। कुछ करो ऐसा कि भाई घर वालों का नाम बन जाए, तुम्हारे गाँव को तुम्हारे नाम से जाना जाए। आइए मैं आपको मिलवाता हूँ अभिजीत से, अभिजीत कुलाड़ी। और हम इससे क्यों मिल रहे हैं, क्यों बात कर रहे हैं, कुछ ही मिनटों में आपको एकदम सारी सच्चाई पता चल जाएगी। वेलकम अभिजीत। अभिजीत, बहुत चर्चा रही नीट 2025 के फिजिक्स पेपर की, तो आपका नीट 2025 का फिजिक्स का पेपर कैसा रहा और आपका क्या एक्सपेक्टेड स्कोर है नीट 2025 के फिजिक्स में? नीट 2025 का फिजिक्स का पेपर टफ था। काफ़ी टफ तो नहीं कहूँगा क्योंकि तैयारी उस लेवल की थी कि हाँ भाई पेपर टफ भी आ सकता है। और आई एम स्कोरिंग 160 आउट ऑफ 180 इन नीट 2025 फिजिक्स। फिजिक्स में लोगों को 60 और 80 मार्क्स स्कोर करने में भी पसीना आ रहा है और आप 160 स्कोर करके भी अभी लग रहा है सेटिस्फाइड फील नहीं कर रहे हो। मैंने मेरी तरफ से बेस्ट देने की कोशिश करी, फिर भी मैं मेरी तरफ से 1-2 क्वेश्चन गलत कराया, उसका दुख है। बाकी एक भूख तो रहती है भाई कि और नंबर आ सकते थे, उससे भी अच्छा कुछ किया जा सकता था। वो एक्सपेक्टेशंस कभी ख़त्म नहीं होती हैं लाइफ में। अब ये तो बात हो गई फिजिक्स की, तो अब इससे एक एक्सपेक्टेशन तो आ गई होगी कि इसका मतलब नीट 2025 में टोटल स्कोर में भी कुछ यहाँ बड़ी चीज़ है। तो कैसा स्कोर बन रहा है टोटल स्कोर नीट 2025 का अभिजीत? आकाश के आंसर की से चेक करने पे मेरे 655 आउट ऑफ 720 बन रहे हैं, पर उसमें 1-2 क्वेश्चंस में अभी भी डाउट है। मैं 665 भी स्कोर कर सकता हूं अगर, और डिपेंड करता है एनटीए की फाइनल आंसर की में क्या आंसर्स आते हैं। ये वर्तमान पेपर के लेवल को देखते हुए जैसा पेपर आया और जितनी हमारी इंफॉर्मेशन है सराउंडिंग में स्कोर्स को लेकर, उसके अनुसार वी एक्सपेक्ट कि अभिजीत कोटा का नीट 2025 का हाईएस्ट स्कोरर है। तो ये कोटा से नीट का टॉपर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं अभिजीत को। इसलिए मैंने कहा था कि कुछ मिनटों में पता चल जाएगा कि हम आखिर अभिजीत से आज क्यों बात कर रहे हैं और इसका क्या पर्पज़ है। अभिजीत, आगे जो मेरी अंडरस्टैंडिंग जाती है वो दूसरे बच्चों को लेकर है। जैसे जब कोई बच्चा प्रिपेयर करता है तो प्रिपरेशन करने के लिए, एक नीट की अच्छी प्रिपरेशन करने के लिए, खासकर एग्ज़ाम लेवल के बढ़े हुए स्तर को देखते हुए, तो एक बच्चे को प्रिपरेशन के लिए क्या बेसिक नीड्स हैं, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? नीट एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम ही नहीं है, बल्कि ये आपको डॉक्टर भी बनाने वाला है। तो इसके दौरान आपको पेशेंस सीखना होगा, आपको डिसिप्लिन में रहना सीखना पड़ेगा। डॉक्टरी एक ऐसी फील्ड है जिसमें आपको हमेशा डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा, आपको संभल के चलना पड़ेगा। आप ऐसे नहीं है कि भाई बीटेक कर रहे हो तो आप तो कंप्यूटर से रिलेटेड या फिर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से रिलेटेड काम कर रहे हो। डॉक्टरी एक ऐसी फील्ड है जिसमें आप लाइफ के साथ खेल रहे हो भाई। हर चीज़ लाइफ से रिलेटेड। आपने कुछ भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हुआ, आपने गलत ड्रग दे दी, गलत मेडिसिन का डोज दे दिया तो लाइफ रिस्की हो सकता है। तो इसलिए डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट रहा मेरी जर्नी में, मेरे को इस मुकाम पे पहुंचाने के लिए। और हार्डवर्क तो सबसे ज़रूरी है। हार्डवर्क, टीचर का सपोर्ट, पेरेंट सपोर्ट, और अपनी हॉबीज़ को भी थोड़ा थोड़ा मेंटेन करो, पर उन्हें इतना भी हावी मत होने दो कि वो आपकी प्रिपरेशन के में बाधा डालने लगे। अभिजीत, आपने बात करी डिसिप्लिन की। ये जो डिसिप्लिन का इशू है ये आज की डेट में बहुत इम्पोर्टेंट हो गया है। तो एक डिसिप्लिन्ड क्लासरूम का कितना बड़ा इम्पोर्टेंस है बच्चे के लर्निंग प्रोसेस में? मैं जिस दिन से आकाश में आया हूँ ये चीज़ तो है, क्लास में डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट रहा है। अगर डिसिप्लिन क्लास रहेगी, आपने क्लास को अच्छे से लिया है,
तो आपको रिवीजन पे इतना जोर नहीं देना पड़ेगा, आपको घर पे जाके ज़्यादा उसको रिवाइज नहीं करना पड़ेगा, आप इंस्टेंटली उस चीज़ को याद हो जाएगी। क्लास में ध्यान से सुनेंगे तो अच्छा लिसनर अच्छा परफॉर्म भी करके दिखाता है। तो आपको हर चीज़ को ध्यान से सुनना है, डिसिप्लिन में रहना है। हाँ, जब तक टीचर पढ़ा रहा है इतने शांति बनाए रखो, जो ब्रेक मिलता है उसमें खुद का रिफ्रेशमेंट के लिए कुछ भी करो, पर जितनी देर क्लास चल रही है उतने डिसिप्लिन में रहना ज़रूरी है। जब तक लर्निंग प्रोसीजर चल रहा है इतने डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है। अभिजीत, आपने आकाश कोटा में कितने समय पढ़ाई की है? मैं 2022 से लगातार 3 साल से यहाँ पढ़ रहा हूँ। मैं क्लास 12th में नीट नहीं दे पाया था क्योंकि मेरी एज रेस्ट्रिक्शन के कारण मैं 17 ईयर्स का नहीं हो पाया था, जिसके कारण मुझे ड्रॉप लेना पड़ा और मैं RM बैच में आकाश कोटा में ही पढ़ रहा था। ओके, तो जैसे इस रेस्ट्रिक्शन के कारण जब आपने रिपीट किया, आप एक अच्छे स्टूडेंट रहे, ये मैं अच्छे स्टूडेंट्स के पर्पज से पूछ रहा हूँ। बच्चे अगर किसी चीज़ को लेकर भी रिपीट करते हैं किसी भी कारण से, एज रेस्ट्रिक्शन या स्कोर कम रह गया, क्योंकि अभी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आप देखें तो कई अच्छे बच्चों का स्कोर कम रह गया उनकी एक्सपेक्टेशन से। अब जब एक अच्छा बच्चा रिपीट करेगा तो उसको कई बार बहुत जल्दी सैचुरेटेड फील होता है, लेकिन मैंने अभिजीत को क्लास में देखा है कि उसको कभी सैचुरेटेड फील नहीं हुआ है। मतलब चीज़ों को जानने की जो उसकी इच्छा है, करने की जो इच्छा है, चीज़ों को रिप्रेजेंट करने की, लिसनिंग की जो बात अभी अभिजीत ने की वो बहुत अच्छी है। तो खुद को अभिजीत सैचुरेशन से कैसे बचाया है कि ये फील होने लगे कि अरे यार ये तो मेरे को आता है? डॉक्टरी एक ऐसी फील्ड है जिसमें आपको आगे जाके अपने पेशेंट को मेडिसिन देनी है। अब वहाँ पर कंप्लीट रिवीजन चलेगा, एक एज तक ही आप उसको स्टडी करोगे, उसके बाद में तो उसका एप्लीकेशन है। तो बार बार वहाँ आप सैचुरेट नहीं हो सकते कि यार इससे मन भर गया, अब मैं सर्जरी नहीं करूँगा, ये चीज़ हो गई, अब मैंने सीख लिया, अब मैं इसमें मास्टर्स हूँ। तो उसमें तो आपको उस चीज़ को रिपीट करना ही पड़ेगा। तो वो एक माइंड में माइंडसेट बना के चलना पड़ेगा कि नहीं भाई, अब सैचुरेशन ज़िंदगी में कुछ होता नहीं है, करना पड़ेगा। इसी को टॉपर का थॉट प्रोसेस कहते हैं, यही होता है। मतलब हम बच्चों को गाइड करते हैं कि खुद को सैचुरेशन से बचाना है और कई कई अलग अलग तरीके उपयोग करते हैं, लेकिन आज जो अभिजीत ने कहा है ये बिल्कुल नया है। मतलब कितनी बड़ी बात उसने बोली है कि कल पेशेंट आएंगे और वो कितने सारे पेशेंट सेम टाइप की प्रॉब्लम्स डॉक्टर के सामने रखेंगे। अगर डॉक्टर ऐसे सैचुरेटेड फील करने लगा तो फिर तो वो पेशेंट से उगता जाएगा। अभिजीत, आज के लर्निंग प्रोसेस में एक टेक्नोलॉजिकल अपग्रेड मान लो या एडिंग ट्रेंड मान लो आ रहा है, वो ऑनलाइन का क्लासरूम मानो कि सपोर्ट मानो, आप इसको किस एंगल से देखते हो? और इसमें मेरा एक इम्पॉर्टेंट जो इनपुट मैं लेना चाहता हूँ, क्या एक फ्रेश बच्चा फुल्ली ऑनलाइन के ऊपर डिपेंडेंट हो सकता है या उसकी प्रिपरेशन में इसका क्या रोल हो सकता है? जब एक बच्चा फ्रेश आता है तो उसे सबसे पहले ज़रूरत होती है एक सपोर्टिव स्टाफ की, या फिर ऐसा जो उस पर उसका सपोर्ट कर सके। क्योंकि अगर आपका इनिशियल्स अच्छे हैं जब भी आप रेस में आगे दौड़ सकोगे। क्योंकि अगर रेस ही आपका इनिशियल ही बहुत बुरा, आपका बेस ही बहुत ख़राब है, तो नींव ख़राब है तो घर नहीं बन सकता, वही बात है। तो फ्रेशर होके मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं खुद ऑफलाइन स्टूडेंट रहा हूँ, तो मेरे को तो ऑफलाइन बेस्ट लगता है। बाकी चॉइस टू चॉइस होता है, पर मैं तो सजेस्ट करूँगा कि ऑफलाइन ज़्यादा बढ़िया है ऑनलाइन से। हाँ, ऑनलाइन के कुछ कॉन्स हैं, कुछ प्रोस हैं, पर मेरे हिसाब से ऑनलाइन से ज़्यादा बढ़िया ऑफलाइन ही है। हाँ, आई थिंक अगर कोई डाउट सॉल्विंग इशू है उसमें ऑनलाइन थोड़ा समय बचा सकता है, कुछ चीज़ें जल्दी हो सकती हैं, लेकिन जैसा आपने कहा उसके लिए भी नींव बनी हुई चाहिए। यस सर। मतलब शायद आई थिंक उसका काम नींव खोदने का नहीं है। हाँ सर, हाँ सर। या फ्रेश प्रिपरेशन का नहीं है। सपोर्टिंग रोल, यस, इट कैन बी गुड एनफ, क्योंकि टाइम सेविंग तो है उसमें। यस सर। टाइम सेविंग तो है, तो एक सप्लीमेंट्री सपोर्ट के रूप में काम कर सकता है। अभिजीत, पेपर जैसे जब देखा होगा नीट 2025 का, तो अचानक पेपर में उसके लेवल को देखकर जैसे बच्चों को झटका लगा और उस झटके की वजह से बहुत सारे बच्चे नर्वस हो गए, परफॉर्म नहीं कर पाए। तो जब वो सिचुएशन सामने आई होगी कि अचानक पेपर का लेवल क्या है, इवन आपने तो बताया कि फिजिक्स में ही आप 160 स्कोर कर रहे हो, जबकि उसका लेवल मच हायर था एक्सपेक्टेशन से।
तो खुद को कैसे काम और कंपोज रखा, कैसे पेपर को हैंडल किया, क्योंकि हर बच्चा तो वहाँ यही समझ रहा था कि पेपर इतना टफ है, सब बर्बाद हो गया, अब मैं क्या करूँगा। कैसे खुद को मेंटेन किया, कैसे पेपर में अच्छे से परफॉर्म कर पाए, बहुत सारे बच्चे ये जानना चाहेंगे। मैं जब पेपर दे रहा था कुछ शुरुआत के सेकंड, क्योंकि पहले मैं बायो से शुरू करता हूँ, तो इतना अमेजमेंट नहीं हुआ कि भाई पेपर हार्ड है, क्योंकि जब तक तो नॉर्मल चल रहा था। हाँ भाई, एक दो क्वेश्चन आउट ऑफ टेक्स्ट आ गए, ऐसा लगा कि भाई ये नहीं है, तो उसमें लगता है कि हाँ ये बाहर था। पर जैसे केमिस्ट्री शुरू हुई वो थोड़ा सा बढ़ा, पर फिर मन में एक जगह आए कि भाई अगर मेरे को कुछ टफनेस फील हो रही है तो हर किसी को हो रही होगी, क्योंकि पेपर टफ है। क्योंकि मेरे को पता है मेरा आईक्यू मेरे जितना ऑल इंडिया लेवल पे मैं स्कोर कर रहा था मेरे आकाश के टेस्ट, मेरे को लग रहा था हाँ यार अगर मेरे को टफ लग रहा है तो मेरे से नीचे मेरे से ऊपर वालों को भी टफ तो लग ही रहा होगा। और मेरा काम था वहाँ पर मेरा बेस्ट देना। मैंने उस पर देने को जोर दिया कि भाई क्यों, मैं तो मेरा बेस्ट दूँ, बाकी इन्वायरमेंटल इफ़ेक्ट्स क्या आते हैं मेरे रिजल्ट पे, मैं और किस चीज़ की टेंशन लेके कि भाई मैं मेरा पेपर ख़राब क्यों करूँ। मैं तो मेरे पे फोकस करता हूँ, जितना आता है उतना तो दूँ कम से कम। बहुत अच्छे। लर्निंग कंडीशनिंग इतने इंपॉर्टेंट इशू हैं कि उस बच्चे ने अपने आप को न केवल लर्निंग की इस प्रकार से कंडीशन किया, इन 3 सालों में उस कंडीशनिंग ने ये रोल निभाया कि ये बच्चा वहाँ जाकर अपने आप को मेंटेन भी कर पाया, और अल्टीमेटली वो उसके स्कोर में दिख रहा है कि वो इस प्रकार के पेपर में भी स्कोर कर रहा है। मे बी डिपेंड करता है कि एनटीए की आंसर की क्या बोलती है, मे बी 655 या 665, डिपेंड करेगा कि एनटीए की आंसर की से कौन सा क्वेश्चन इधर उधर जाता है। एक दो क्वेश्चन में रहता है कि अलग अलग मैचिंग में कि एनटीए क्या आंसर बोलता है, उसके अकॉर्डिंग डिफरेंस आ सकता है। बहुत सारे लोग, बहुत सारे बच्चे अपनी तैयारी को पेपर से कंपेयर कर रहे हैं। जब तैयारी को पेपर से कंपेयर कर रहे हैं तो वहाँ लोगों को कुछ गैप दिख रहे हैं, जो गैप जेन्युइन है कि भाई हमने ये तैयारी करी, ये गैप है। जो टेस्ट पेपर हमने यहाँ आकाश में दिए, रेगुलर साल भर के टेस्ट पेपर, M720 की टेस्ट सीरीज, FTS, इन सब में जो हमने सीखा उसने कितना हेल्प किया इस स्कोर को हिट करने में। क्योंकि मैं लगातार देखता था कि भाई जैसे AITS होता है, CST होता है, FTS होता है, तो इनमें हर सब्जेक्ट में 1-2 क्वेश्चन ऐसा दिया जाता था कि भाई जो या तो आपके सिलेबस में नहीं होगा, या आपको आता नहीं होगा, या आपका उसका कॉन्सेप्ट वीक होगा, या कम्प्लीटली अननोन होगा कि ये क्या चीज़ होती है। तो उससे स्किल मिली कि भाई अगर ऐसा पर्सन आ जाए तो उसको बाद में करना है या फिर उसको अभी छोड़ दो, उस पर आखिर में जितना तुम्हें पता है उसके हिसाब से बेस्ट प्रेफरेबल आंसर लगाओ। और आकाश के टेस्टों से ये ज़रूर सीखने को मिला कि घबराना नहीं होता, तुम्हें तुम्हारा बेस्ट देना है। तुम रैंक के हिसाब से सोचो, ना कि नंबर के हिसाब से, क्योंकि रैंक मैटर करती है। ये पेपर रैंक के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, ना कि बोर्ड एग्जाम जहां आप CGPA लेके कहोगे कि नहीं मैंने ज़्यादा स्कोर किया। यहाँ रैंक मैटर करती है, उससे कॉलेज मिलते हैं, ना कि नंबर से। जब हम क्लास में या इवन टेस्ट पेपर में भी कोई ऐसा क्वेश्चन आ जा रहा था तो कई बार ये देखने के लिए मिलता था, कई बार बच्चे ऐसा फील करते थे, बोल भी देते थे कि सर ये क्वेश्चन तो NCERT में है ही नहीं, जो भी आपने बात की 1-2 ऑफ द लाइन क्वेश्चन आ गया। तो आई थिंक अब यहाँ से एक बात थोड़ी बच्चों को समझ में आएगी कि प्रिपरेशन कॉम्पिटिटिव एग्जाम की है, उसके लेवल को मेंटेन तो करना ही होगा, क्योंकि कल पेपर कैसा आ जाएगा इसका कुछ भी पता नहीं है। नहीं तो बच्चे क्लास में ही बोल देते थे कि सर ये तो NCERT में है ही नहीं। yes, yes. अभिजीत, आप कहाँ से बिलोंग करते हो? मैं राजस्थान चूरू में एक तहसील राजगढ़ से बिलोंग करता हूँ। वहाँ पर मेरे गांव का नाम रागा चोटी है और मेरा परमानेंट रेजिडेंस तो रागा चोटी है, पर हम शहर राजगढ़ में भी रहते हैं, होम टाउन राजगढ़ है। आपकी इस प्रिपरेशन में क्या मुख्य चैलेंज रहे? एक तो वही चैलेंज आया होगा जब पढ़ाई करी, अच्छे से पढ़ाई करी, लेकिन एज कम रह गई। इससे अलग क्या चैलेंजेस रहे? एक तो हेल्थ बड़ी इशू रहती कि भाई आप पढ़ाई पे ज़्यादा जोर दे देते हो, आप हेल्थ के प्रति कॉन्शियस नहीं रहते, ओबेसिटी आ जाती है,
नींद आने लगती है और फिर कहीं ना कहीं दुख भी आ जाता है मन में कि यार अब स्कोर कम क्यों हो रहा है, अब तो पेपर पास आ रहा है। मेंटल प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं, तो खुद को थोड़ा मेंटेन करके चलना पड़ता है। अगर आपके सपोर्टिव सराउंडिंग हो, पेरेंट्स सपोर्टिव हो, तो दिक्कत नहीं आती है उतनी। और कुछ हॉबीज़ की भी दिक्कत आती है कि भाई आपको कुछ चीज़ पसंद है तो आप उसके लिए उस चीज़ को प्राप्त करने के लिए बहुत मन में इच्छा बनती कि नहीं ये करूँ, पर वहाँ रेस्ट्रिक्शंस लगानी पड़ती हैं कि नहीं अभी टाइम नहीं है उस चीज़ के लिए, अभी कुछ समय है, ये एक जगह ही देना है, एक जगह कंसंट्रेट करेंगे तो ज़्यादा अच्छा आउटपुट मिलेगा। ये जैसे आपने हॉबी की बात करी, तो ये हॉबी की बात बढ़ते हुए थोड़ी थोड़ी डिस्ट्रैक्शंस तक चली जाती है। Yes, चाहे फ़ोन हो, यारी दोस्ती हो, तो इसको कंट्रोल करना कितना ज़रूरी है और आपने कैसे किया? हॉबीज़ और फ्रेंड्स तो ज़रूरी हैं, मैं मानता हूँ कि भाई ये लाइफ का इम्पोर्टेंट पार्ट है, इन्हें आप नेगलेक्ट नहीं कर सकते, इन्हें फॉलो करना चाहिए। पर इनका भी एक टाइम होता है, जब आपको कॉलेज में जाने का मौका मिलेगा तो आपके पास पूरा टाइम होगा, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में आपको टाइम दिया जाएगा, पर एक टाइम के लिए आपको, जब आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हो तो इनसे दूर होना पड़ता है। चाहे वो रिलेशनशिप्स हो, आपके फैमिली रिलेशनशिप्स, कोई इवेंट्स हो घर पे, या दोस्त हो, इन सब से थोड़ी दूरी तो बनानी पड़ती है। फैमिली रिलेशनशिप्स की आपने बात की, तो अपने गांव इस 3 साल में कितनी बार गए हो आप और कैसे चीज़ों को मेंटेन किया? मैं इन 3 साल में एक बार ही गाँव गया हूँ मम्मी के साथ, वो भी कोई नेसेसिटी हो गई थी, कोई रिलेशनशिप में कोई किसी की डेथ हो गई थी, उसके कारण जाना पड़ा। और बाकी गांव में जाने की इच्छा नहीं होती थी, क्योंकि लग रहा था कि भाई अगर जाना है तो कुछ करके जाना है, तो उसके लिए सोच के चलना पड़ता है कि भाई नहीं अभी टाइम नहीं है, बाद में चलते हैं, कुछ करके चलते हैं। तो ये स्कोर, कोई भी स्कोर वैसे ही नहीं आता है, वो डेडिकेशन वो बता रहा है कि 3 साल में एक बार गांव गया है वो तो हिटिंग 160 आउट ऑफ 180 इन फिजिक्स इन नीट 25 इतना आसान काम नहीं है, वो ऐसे ही नहीं हुआ है, उसके पीछे बहुत बड़ी तैयारी है, बहुत बड़ा डेडिकेशन है। इतने लंबे समय तक कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखना ये आसान काम नहीं है, क्योंकि बिना कंसिस्टेंसी के एग्जाम निकलेगा नहीं। तो लगातार मेहनत करते रहने का मतलब वो क्या फॉर्मूला है, वो बहुत सारे बच्चे जानना चाहेंगे कि इतनी कंसिस्टेंसी कहाँ से आएगी। आपका जो एम है उसके प्रति आप में लगाव होना चाहिए, एक मन में इच्छा होनी चाहिए, या जिसे मैं बोलूँ आग होनी चाहिए कि ये करना है, डेडिकेशन होना चाहिए कि भाई यही करना है तो यही करना है, एक ड्रीम ट्रू होना चाहिए कि भाई यही करना था, ये आज मिल गया। उस लाइफ को ऐसे नहीं कि ड्रीम लाइफ बना के रखना है, उसे जीवन में अगर कुछ प्राप्त करना है तो कुछ खोना भी पड़ेगा, तो आपको हार्डवर्क तो करना पड़ेगा, और हार्डवर्क आप करोगे तो कंसिस्टेंसी अपने आप आ जाएगी। हार्डवर्क कंसिस्टेंसी की जड़ है, अगर हार्डवर्क कर रहे हो तो थोड़े टाइम के बाद आएगी, पर आएगी, बिल्कुल आएगी। मतलब अगर हार्डवर्क करते रहेंगे, और अगर हार्डवर्क में गैप आ जाता है तो फिर कंसिस्टेंसी भी टूटने लगती है और वापस आना मुश्किल काम हो जाता है। ये तो बात हो गई क्या क्या करना है। एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले बच्चे को, नीट की तैयारी करने वाले बच्चे को क्या नहीं करना है? मेरे हिसाब से तो मेरी जो पर्सनल जो ओपिनियन मैं देना चाहूँगा आने वाले नीट एस्पिरेंट्स को, कि भाई सोशल मीडिया जो हर कोई कहता है दूर तो रहना चाहिए, बिल्कुल सही बात है, पर ऐसे सोशल मीडिया से दूर मत रहो। जैसे व्हाट्सअप है तो टीचर्स के कांटेक्ट में रहना ज़रूरी, पर जो ऐसी सोशल मीडिया जो आपकी तैयारी में बाधा डाल रही तो उससे दूर रहो। कोई भी ऐसी चीज़ मोबाइल में, कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको दुविधा में डाल रही है या आपकी पढ़ाई में अड़चन ला रही है, तो उससे दूरी बनाओ। चाहे वो दोस्त हो, कोई भी हो, वहाँ मैटर नहीं करता, आपकी तैयारी सबसे इम्पोर्टेंट। आप यहाँ तैयारी करने आए तो तैयारी करो। बिल्कुल, जो तैयारी चल रही है, जैसे हमारा सिलेबस कंप्लीट हो गया, तो सिलेबस कंप्लीट होने के बाद बीच में तो टेस्ट चलते ही हैं, कंप्लीट होने के बाद जो टेस्ट चलते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी समय बच्चे का रिवीजन भी चल रहा होता है और रिवीजन के साथ साथ ये टेस्ट भी चल रहे होते हैं। तो बहुत सारी शुरुआत में तो ये प्रॉब्लम आती है, सर पहले रिवाइज ही कर लें क्या, लेकिन हम बच्चों को गाइड करते नहीं, टेस्ट भी देते रहो। तो जब ये प्रॉब्लम आई रिवीजन प्लस टेस्ट की, और फिर लार्ज नंबर ऑफ टेस्ट हुए
लगातार महीने डेढ़ महीने टेस्ट चले हैं, तो इतने सारे टेस्ट, उनकी परफॉर्मेंस, कई बार मार्क्स कम ज़्यादा हुए तो टेस्ट देना, रिवीजन मेंटेन करना और मार्क्स के फ्लक्चुएशन को हैंडल करना, ये भी बच्चों के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। मार्क्स फ्लक्चुएट होंगे तो आपको लगेगा कि हाँ अभी कुछ मेहनत की ज़रूरत है। अगर कोई स्टेबल ग्राफ आ जाएगा तो फिर आप ये सोच लो या तो वो बहुत ऊंची उछाल मारने वाला है या बहुत नीचे जाने वाले हो आप, तो वो सोच के चलना पड़ता है। कहीं स्टेबलाइज हो रहे तो समझ जाओ कुछ खतरा है आगे। तो क्या मस्त बात बोली है, कैरी ऑन कैरी ऑन। जब खतरा दिख रहा है तो मेहनत करनी बंद नहीं करनी है। वहाँ पर आप सोचोगे कि अब तो सब कुछ हो ही गया है, अब तो पेपर देने हैं, तो थोड़ा थोड़ा रिवाइज करना ज़रूरी है। जो आपको लग रहा है कि हाँ ये अब मैं बहुत जल्दी भूल जाता हूँ, जो रट्टे वाली चीज़ है, जो आपने मगअप किया था, तो उसे वापस कुछ दिन के लिए और मगअप कर लो, ताकि वो फाइनल पेपर में आए तो आप वन द टिक कर सको कि भाई आपको उसको वापस नहीं देखना पड़े कि अब इसमें शक है। आप एक बार में कॉन्फिडेंट आंसर लगा सको, उसके लिए ज़रूरी है कि आप जो चीज़ भूल रहे हो उसको रिवाइज करके रखो। और पेपर देना बहुत ज़रूरी है। अगर पेपर नहीं दिए तो फाइनल में आप एग्ज़ाम ही देने जा रहे हो, रिवीजन थोड़ी करना है नीट में, तो पेपर देना बहुत ज़रूरी है। वही आपको फीलिंग दिलाता है कि उस दिन क्या होगा। अगर पेपर नहीं दिया तो वहाँ जाके आप घबरा जाओगे, और घबरा गए तो नीट का स्कोर नहीं बन पाएगा, फिर आपको 1 साल और मेहनत करनी पड़ेगी। कितनी मस्त बात बोली है अभिजीत आपने। मतलब सारी दुनिया तो ये सोचती है कि एक बार 680 का स्कोर आ गया, 700 का स्कोर आ गया, तो ऐसा करूं अब मैं मेरे सारे टेस्ट का स्कोर यहीं स्टेबल हो जाए। पर क्या मस्त डेफिनेशन अभिजीत ने दी है। अगर आपका स्कोर स्टेबल हो गया तो इसमें खतरा है, मतलब या तो अचानक नीचे जा सकते हो, ऊपर जाने का स्पेस तो ज़्यादा है नहीं, 700 से तो 720 ही बच रहा है, तो खतरा नीचे जाने का ही ज़्यादा है, मतलब अचानक नीचे जा सकते हैं, उसमें खतरा है। तो फ्लक्चुएशन ही आपको तैयार करेगा, मतलब अल्टीमेटली वही नेचुरल सिलेक्शन चल रहा है बायोलॉजी का, तो वो जो बदलाव आएंगे वही तैयार करेंगे आपको कि आप एक्चुअली में जब नीट का स्कोर लाओ तो वो स्टेबल दिखे, ना कि आपका रोज का टेस्ट का स्कोर। अभिजीत, क्वेश्चन प्रैक्टिस को लेकर एक और सवाल करूंगा। जो क्वेश्चंस आकाश के मॉड्यूल में है टेस्ट पेपर से अतिरिक्त रेगुलर सॉल्विंग के लिए, उनको आपने कितनी बार सॉल्व किया, कैसे सॉल्व करने का पैटर्न था? क्योंकि जो बच्चे क्लासरूम में पढ़ रहे हैं, कई बच्चे क्या करते हैं, चैप्टर हो गया क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए, या एक चैप्टर के कर लिए आगे फिर कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं करी। तो क्वेश्चंस को चैप्टर के साथ साथ रेगुलरली सॉल्व करने का उनकी अपनी प्रिपरेशन में कितना बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, इसको बच्चों को समझाना बहुत जरूरी है। मॉड्यूल आकाश के इसी तरीके से बनाए जाते हैं कि आपको धीरे धीरे डिफ़िकल्टी लेवल से फेस करवाया जाए, कि पहले इजी दिखाया जाएगा आपको एक्सरसाइज में, फिर आपको मीडियम लेवल पे लेके जाया जाए, और आखिर में एक अलग से सेक्शन दिया जाएगा, सेक्शन डी या सी करके, जिसमें आपको एनसीईआरटी बूस्टर नाम से अलग से क्वेश्चन दिए जाएंगे। तो उनका डिफ़िकल्टी लेवल काफ़ी अच्छा रहता है। और मैंने तो देखा कि नीट में जो क्वेश्चन आए हैं वो उसके लेवल के आए हैं, और कई की तो रिपीट भी हुए हैं कि हाँ भाई सेम टू सेम क्वेश्चन आ गया। और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो आकाश की टेस्ट सीरीज़ में भी थे और वो सेम टू सेम नीट में भी आए हैं, तो उनसे काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है। और मॉड्यूल को करने का सीधा सीधा तरीका, आप या तो टीचर के बिहाफ पे चल जाओ पूरी तरह, टीचर ने बोला तो करना है तो करना है, उसमें आपको कोई मॉडिफिकेशन नहीं करना है, क्योंकि अगर आप खुद मॉडिफाई कर पाते तो आपको फिर कोई गाइडेंस की जरूरत ही नहीं होती। आप यहाँ पर नहीं होते, आप किसी को और को गाइडेंस दे रहे होते हैं। और अगर आप खुद से भी कर रहे हो तो उसको इतनी बार करो कि आपको लगे हाँ अब हर एक क्वेश्चन हो गया है। आपको ढीला नहीं पड़ना है कि 2 चैप्टर कर दिया यार आज एक दिन में, तो अब नहीं करने की जरूरत है 1.5 महीने। अगर आप मान लो आपको लगता है कि मैं बहुत तेज़ी से काम कर रहा हूँ, टीचर से मैं बहुत आगे चल रहा हूँ, तो आपको वहाँ लैग नहीं करना है कि अब मैं बहुत आगे आ चुका हूँ, अब मैं थोड़ी देर रेस्ट कर लेता हूँ, मैं थोड़ा सा मूड ऑफ हो रखा है तो अभी मैं कुछ मन मौज मस्ती वाले काम कर लेता हूँ, तो वहाँ आप लैग खा जाओगे और फिर आप पे वो बैकलॉग बन जाएगा आपका। टीचर आपसे आगे निकल जाएगा, फिर वो बैकलॉग बनता जाएगा, वो आगे जाके आपको दिक्कत दे जाएगा। इसलिए कंसिस्टेंटली काम करो, लगातार मेहनत कर लो, हाँ थोड़ी कम कर लो, या तो टीचर के हिसाब से चल लो या फिर कंसिस्टेंटली काम करो। कंसिस्टेंटली काम कर रहे हो भाई, रोज़ 30% कर रहे हो, खुद का लेके चलो कि भाई आज 30 क्वेश्चन करने हैं तो करने हैं, चाहे कौन से ही क्वेश्चन करने पड़ो, चाहे 11th के करने पड़ो, 12th के करने हैं, कैसे ही करने पड़े।
इसमें कोई दो राय नहीं होना चाहिए कि भाई आधा कर लिया, आप आधा कल करूँगा, ऐसे करोगे तो फिर वो बैकलॉग बनेगा। मतलब अगर आप खरगोश भी हैं तो लगातार दौड़ना है, नहीं तो कोई ना कोई कछुआ आगे निकल जाएगा। टीचर्स के लिए कोई और मैसेज? टीचर्स ने बहुत सपोर्ट दिया, आकाश का पूरा स्टाफ सपोर्टफुल रहा मेरे लिए। 3 साल की जर्नी मेरी बहुत हेल्पफुल रही। अगर मेरे को नहीं लगता है अगर इतने सपोर्टिव टीचर नहीं मिलते तो मैं जिस पोजीशन पे आज बैठा हूँ या फिर जो मेरे स्कोर आ रहे हैं उतना आता। जो भी है टीचर्स की देन है। आज जो भी मुझे पता है, जो भी मैं बोल रहा हूँ, सब टीचर की दया है। हम तो सिर्फ टीचर की छाया हैं जो बस हर जगह बस फैलना चाहते हैं। आधा इम्पैक्ट टीचर का रहता है, आधा पेरेंट्स का रहता है। हर कोई सपोर्टफुल इन्वायरमेंट मिला जब ही आज यहाँ पर आ रखे हैं। और टीचर्स ने बहुत हेल्प करी। जब भी कोई ज़रूरत पड़ती थी, भाई आपको कोई चीज़ आ नहीं रही है तो वो पास में बुलाकर, भाई तुम्हें जो भी दिक्कत है तुम डायरेक्टली हमसे कांटेक्ट करो, डरो मत, फियरलेसली बात करो, आके जो भी दिक्कत है, चाहे पर्सनल दिक्कत है, हमें शेयर करो। बच्चे के लिए ये फियरलेसली शेयर करने की जो फीलिंग है ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि बच्चा अगर फियरलेसली शेयर नहीं कर पाएगा तो फिर प्रॉब्लम्स रुक जाएंगी। यस। तो रेगुलरली जो भी प्रॉब्लम्स आपने शेयर करी सब रिजॉल्व हुई, इमीडिएटली हुई? हाँ सर, मैं इस चीज़ में तो मैं मानता हूँ, क्योंकि मेरे को टेस्ट पेपर्स की काफ़ी रिक्वायरमेंट रहती थी। तो कभी भी मैंने किसी भी टीचर से कहा है कि भाई मेरे को इस सब्जेक्ट में, इस टॉपिक में दिक्कत आ रही है, तो मेरे को इंस्टेंटली क्वेश्चन मिल जाते थे कि भाई तुम्हें ये दिक्कत आ रही है तो तुम रिवीजन कर लो, या फिर हमसे आके पूछ लो, या फिर हम क्वेश्चन भेज रहे हैं तुम इन्हें प्रैक्टिस करो, जो भी नहीं आए हमसे पूछो। तो सपोर्ट पूरा मिलता था। हाँ, अगर तुम कहीं लैग कर रहे हो तो उसमें तुम्हारी गलती है, टीचर अपना फुल सपोर्ट देते हैं। जो डाउट सॉल्विंग का आपका पैटर्न था वो किस प्रकार का था? कैसे कैसे डाउट सॉल्व करते थे? मैं इस चीज़ पे फोकस करता था कि भाई 7 दिन 1 वीक में पूरा मेरा जो भी है, जो भी होमवर्क दिया गया है कि भाई इतने से इतने तक की एक्सरसाइज करके आनी है, इस चैप्टर की एक्सरसाइज करनी है, इसका ये सेक्शन करना है, वो करता था। और फिर जो भी भाई ऐसा लग रहा है कि इस चीज़ में चाहे आंसर आ गया है पर ये टॉपिक वीक लग रहा है, तो वो आके डिस्कस करो टीचर से, या फिर कहो कि सर इसका रिवीजन दे दो, या फिर डाउट काउंटर पे आके उसे पूरी तरह क्लैरिफाई करके जाता था कि भाई आगे दिक्कत नहीं आए इस चीज़ में। बहुत बढ़िया और बहुत मन लगाकर लगातार आपने तैयारी की, और उसका रिज़ल्ट आगे जब एनटीए रिज़ल्ट डिक्लेयर कर देगा तो उसमें उसका परिणाम दिखेगा। जो संभावित परिणाम हम लेकर चल रहे हैं, डेफिनेटली वो आशाएं बच्चे की और बच्चे के परिवार की पूरी होंगी। तो अभिजीत, आप अपने लोकल में क्या लैंग्वेज चलती है? सर, हमारी लैंग्वेज काफ़ी स्पेसिफिक नहीं है। ना तो हम पूरी तरीके से राजस्थान में आ पाते हैं, ना हम हरियाणा में आ पाते हैं। तो हमारे ऐसे बोलते हैं कि हम मारवाड़ी बोलते हैं, पर मुझे तो लगता है कि हम वो भी पूरी तरह स्पेसिफिकली बोल नहीं पाते हैं, क्योंकि घर वालों ने इन्वायरमेंट दिया है हिंदी का भी, उसका भी, तो मिक्स हो जाता है सब कुछ। कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी जो भी लोकल चलता है उसमें अपने घर वालों के लिए, पेरेंट्स के लिए, सब घर में सभी के लिए, गाँव के लिए कोई भी मैसेज वहाँ के बच्चों के लिए? भाई जो भी करना है अच्छे से करो। अपने घर वालों के नाम में कभी भी ऐसे नहीं है कि घर वालों के नाम के लिए जो भी करना है कर। जो तुम्हारे लिए सपोर्ट वो दे रहे हैं तो तुम भी उन्हें सपोर्ट दो, ताकि वो भी गर्व से कह सकें कि ये हमारा बेटा है। आज तुम माता पिता के नाम पे जी रहे हो, एक दिन तुम ऐसा कुछ करो कि माँ बाप तुम्हारे नाम पे जिएं कि ये उसके माँ बाप हैं। बहुत बड़ी बात की अभिजीत आपने कि तुम्हारे गांव को तुम्हारे नाम से जाना जाए, और हम यहाँ एज टीचर आशा करते हैं कि आप जीवन में खूब और बहुत तरक्की करोगे, और गांव छोड़ो और इससे बड़े लेवल पर आप इतने लेवल के बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे काम करो कि उससे पूरा समाज लाभान्वित हो, और समाज के बड़े बड़े हिस्से आपको उस चीज़ के लिए शुक्रिया करें। थैंक यू अभिजीत। थैंक यू सर।